स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं प्राची आप लोगों का इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी बुक सीरीज में बेहद स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली क्लास की थी तो आपको याद होगा क्लाइमेट चेंज एंड इसके इम्पैक्ट को हम 2 क्लासेस में कवर कर चुके हैं। यानी कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है, उसका एक साइंटिफिक बेसिस ये आप समझ चुके हैं, एंड क्लाइमेट चेंज के लैंड पर या फिर हमारे मरीन इकोसिस्टम पर या हमारे बायोडाइवर्सिटी पर क्या इम्पैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, ह्यूमंस पे क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमने इम्पैक्ट पढ़ लिया है तो अब हमें क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कैसे करना है, अडेप्ट कैसे करना है, ये पढ़ना होगा। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो यही है, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 वर्ड यूज हुए हैं, एक हुआ है मिटिगेशन, एक हुआ है अडेप्टेशन। इन दोनों का डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जब स्टार्टिंग में क्लाइमेट चेंज को लेकर एक डिस्कशन स्टार्ट हुआ था तो हमारी ज्यादा कोशिश ये रहती थी कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं हम उन चेंजेस के बेसिकली क्या करें, उनको लेकर अनुकूल कर लें या फिर उनको लेकर क्या है बेसिकली अपने आप को अडेप्ट कर लें। वन ऑफ द एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप क्या कर लेंगे, AC ऑन कर लेंगे। यानी कि उस गर्मी को आपने कम नहीं किया है बल्कि गर्मी से आपने खुद को जो है बेसिकली यहाँ पे एक अडेप्ट कर लिया। यानी कि जितना ज़्यादा अगर आपका ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट दिखेगा तो जो कूलिंग की डिमांड है वो भी बढ़ेगी। बट अडेप्टेशन आपको एक शॉर्ट टर्म के लिए तो राहत दे सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए आपको कॉज पे काम करना होगा कि व्हाट इज कॉजिंग दिस ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका मतलब है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमें उसको रोकना होगा। तो जब हम इन ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कट करने की बात करते हैं या फिर एटमॉस्फेयर में पहले से ही जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक कंसंट्रेशन बढ़ चुका है इसको कम करने की बात करते हैं, एटमॉस्फेयर से उस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट करने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम क्लाइमेट चेंज के रूट कॉज पर बात कर रहे हैं और इसी को बोलते हैं मिटिगेशन। तो स्टार्टिंग में जब क्लाइमेट चेंज को लेकर डिस्कशन हो रहा था, जैसे कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, तो हमारा ज़्यादा ध्यान अडेप्टेशन पे था कि हमें अनुकूलन कैसे कर लेना है। बट देन हमें रियलाइज हुआ कि क्लाइमेट चेंज एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इस प्रोसेस को रोकना पड़ेगा तो फाइनली जाके जो है यहाँ पे काम हो पाएंगे। तो बेसिकली अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन हैंड टू हैंड जाता है। आपको जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट देखने के लिए मिल रहे हैं, कहीं पे हीट वेव, कहीं पे फ्लडिंग देखने को मिल रही है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉस एंड डैमेज भी हो रहा है। तो आपको इसको लेकर अडेप्टेशन भी करना है बट साथ में रूट कोज को लेकर काम भी करना है, तो मिटिगेशन इज़ वेरी नेसेसरी। तो इन दोनों ही चीज़ों को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स चलाए गए हैं, काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनकी मदद से हम जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट करने की बात करते हैं। और बहुत सारे इंडिया के लेवल पर भी भारत सरकार की तरफ से इनिशिएटिव चला गए हैं। तो आज की वीडियो में इन सारी टेक्नोलॉजीज और इनिशिएटिव के बारे में एक क्विक डिस्कशन करेंगे। बहुत आसान लेक्चर है, आराम से समझ में आ जाएगा, जस्ट ध्यान से इसको सुन लीजिएगा। ओके, मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो स्टडी IQ का जो P2I बैच है, राइट है, तो 16 सितंबर से आपके लिए बैच स्टार्ट होने वाला है शाम को 6 बजे से। तो अगर आपने अभी तक बैच में एडमिशन नहीं लिया है तो ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि 16 सितंबर आ चुकी है और अगर आपने आज एडमिशन ले लिया तो अभी भी आप जो है अपनी पहली क्लास को अटेंड यहाँ पर कर पाएंगे। तीनों भाषाओं में बैच उपलब्ध है, जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो ले लीजिएगा। जैसे हम लोग आपको यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, हम आपको आपकी पेड क्लासेस में लाइव पढ़ाते हैं, एक बहुत मज़ेदार एक हेल्दी इंट्रैक्शन करते हुए पढ़ाते हैं। तो आपको इंजॉय भी आएगा क्लासेस करने में और आपका सिलेबस भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर हो जाएगा। ओके, तो इस बैच के बारे में आपको क्या करना है, जब भी आप फीस पे कर रहे हो तो फैकल्टी कोड प्राची लाइव ये जो है अप्लाई करना है। जैसे आप प्राची लाइव यूज करेंगे कूपन कोड, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है आपकी फीस पर मिल जाएगा। इस बैच के बारे में कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं तो UPSC विद प्राची मेरा टेलीग्राम चैनल है, मुझे वहाँ पर आप पिंक कर सकते हैं, या फिर प्राची.chaudhary46 इंस्टाग्राम ID है, वहाँ पर भी आप मुझे जो है बेसिकली पिंक कर सकते हैं। आइए वापस से चलते अपनी क्लास की तरफ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल पर हमें बेसिकली इनिशिएटिव्स देखने को मिलते हैं वो क्या क्या चल रहे हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर भी डिस्कशन करना ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बोला था कि बेसिकली जो एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हो चुका है उसको रिमूव करेंगे,
तभी तो क्लाइमेट चेंज का बेसिकली जो असर एक हम पे देखने को मिल रहा है ये कम देखने को मिलेगा, राइट है। तो इसका मतलब एटमॉस्फेयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हमें कहीं और जो है बेसिकली ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो एक वर्ड आपने न्यूज़ में सुना होगा, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या है, साधारण भाषा में कहें तो ये कार्बन स्टोरेज है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आपके एटमॉस्फेयर में है, उसको ओवरटेक कर लिया जाता है किसी और के द्वारा, एंड वहाँ पे वो स्टोर हो जाती है या फिर किसी दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो वो हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस के रूप में हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं रहती, जो हमारी अर्थ को गर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इसका क्या है, हमारे फॉरेस्ट। आपको पता है कि जो हमारे फॉरेस्ट है, ट्री है, प्लांट है, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। इतने टाइम से हम डिस्कशन करते आ रहे हैं, आपको अब समझ में आ ही चुका होगा। तो ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक करते हैं एंड उससे जो है फूड बनाते हैं। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उनके बायोमास में कन्वर्ट होती जा रही है। तो आपके फॉरेस्ट जो है ग्रोथ कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे अपटेक हो रहा है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नेचुरल एग्जाम्पल ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, राइट है। और मेरी आवाज बहुत ज्यादा खराब है तो प्लीज बियर विद मी, इसी आवाज के साथ लेक्चर करना पड़ेगा। ओके, देन यहाँ पर देखिए, जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है ये दो तरीके से हो सकता है, बल्कि तीन तरीके से हो सकता है। एक आपका होता है टेरेस्ट्रियल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो टेरेस्ट्रियल का मतलब आपके जो फॉरेस्ट है, आपके जो ट्री है, जो प्लांट है, वो जो फोटोसिंथेसिस करके कार्बन डाइऑक्साइड को बायोमास में कन्वर्ट कर रहे हैं। दूसरा आपका होता है बेसिकली जियोलॉजिकल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो आपको पता है कि जो सेल रॉक्स हैं, ठीक है, उसके अंदर आपका जो है कार्बन स्टोर होकर एक प्रॉपर जो है फॉर्म में बदल चुका है। सिमिलर तरीके से जो गैस रिजर्वायर है, ऑयल रिजर्वायर है, उनमें क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ही तो स्टोर है एक तरीके से। तो ये क्या है, ये एक तरीके से जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन है। ओवर द लॉन्ग पीरियड जो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक जियोलॉजिकल चेंजेस के तहत यहाँ पे जो है स्टोर हो जाती है और कई बार वो फॉसिल फ्यूल जैसे फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है। परफेक्ट है। इसीलिए तो फॉसिल फ्यूल को अगर आप ज़्यादा बर्न करते हैं तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपको एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। तीसरा जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का हमें एक नेचुरल प्रोसेस देखने के लिए मिलता है वो है ओशियन। ओशियन सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है कार्बन को अपटेक करने में। तो यहाँ पे देखिए, जो ओशियन का और एयर का एक इंटरफेस बनता है, तो वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ओशियंस में घुलती जाती है, एंड देन वेव्स की जो एक एक्टिविटी चलती है उससे वो डीप इनटू द ओशन जो है जाकर स्टोर होते जाती है। तो अगर हम अपने ओशियंस को स्टिमुलेट करें, उनके अंदर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहे हैं उनको इंक्रीज कर दें, तो यहाँ पे इस कार्बन डाइऑक्साइड का स्टोरेज भी इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, आपको पता है टाइनी से प्लांट्स होते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ओशियन में अगर इन फाइटोप्लैंक्टन्स की मैं पॉपुलेशन को इंक्रीज कर दूं, कुछ भी ऐसा कर दूं, तो वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक करेंगे और उनको फिर बाकी फिशेस वगैरह जो है फीड करेंगे, और बाद में ये सब जब डेड होंगे तो एक डेड ऑर्गेनिक मैटर के रूप में ओशंस के बॉटम में जाके जो है स्टोर भी हो जाएंगे। तो ये ओशन जो है बेसिकली मोर कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करेंगे। तो ये भी एक तरीका है। तो इस तरीके को बोलते हैं आयरन फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, हम बेसिकली जो फाइटोप्लैंक्टन्स है उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, राइट। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। बेनिफिट्स क्या है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि जो बेसिकली ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो रहा है वो कम करने में हमें हेल्प मिलती है। हमारा जो नेट ज़ीरो एमिशन के टारगेट है उनको अचीव करने में हेल्प मिलेगी। और जिस तरीके से एक्सट्रीम वेदर इवेंट देखने को मिल रहे हैं उनमें कमी आनी चाहिए। जैसे लीबिया की अभी आपने न्यूज़ देखी होगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन हुआ है, राइट है। तो हमें बेसिकली इन चीज़ों में रिलीफ मिलेगा। दिस इज क्लियर। दूसरा आता है वर्ड कार्बन सिंक। देखो, कहीं ना कहीं पे कार्बन स्टोर हो रही है ना, तो दैट पर्टिकुलर जो चीज है आपका उसको हम सिंक बोल देते हैं। तो आप देखिए, अगर बेसिकली आप किसी चीज को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, सिंक कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर वर्ड यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे वही है, कुछ नेचुरल या फिर कुछ आर्टिफिशियल रिजर्वायर्स हो सकते हैं जहाँ पे बेसिकली क्या होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से अब्जॉर्ब होती है, स्टोर होती है। तो नेचुरल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई भी नेचुरल, आपने कोई मान लीजिए एक आप कह सकते हैं वेटलैंड था, ठीक है, वो बहुत सारा क्या एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है।
आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। कोई माइनिंग थी, राइट है, कोई माइन थी, वहां पे बेसिकली आप कार्बन डाइऑक्साइड को डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का यूज करते हुए स्टोर कर दो, तो आप क्या कर रहे हो, कार्बन के सिंक बना रहे हो। परफेक्ट है। तो यहाँ पे देखो नेचुरल कार्बन सिंक कौन है, हमारे फॉरेस्ट है, राइट। तो फॉरेस्ट के बारे में भी पढ़ा कि वो बहुत सारा कार्बन क्या है, बायोमास के रूप में स्टोर कर लेते हैं। तो आप देखोगे कि जो हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, जो हमारे टेम्परेट रेन फॉरेस्ट हैं, बोरियल फॉरेस्ट हैं, ये काफ़ी अच्छे जो है कार्बन सिंक के रूप में यहाँ पे काम करते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट बोलती है कि हमें क्या करना है, बेसिकली अपने जो कमिटमेंट है UNFCCC के तहत, तो अपना जो बेसिकली फॉरेस्ट कवर है उसको इंक्रीज करना है, ठीक है, क्योंकि वो कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं। ओशियन एज अ कार्बन सिंक, अगेन सेम चीज रिपीट हो रही है जो भी हमने डिस्कस की है कि बेसिकली क्या होता है कि जो कार्बन वाटर के द्वारा अपटेक की जाती है वो बाद में जो डीप लेयर्स हैं ओशियंस के, वहां पे जाके जो है स्टोर हो जाती है। कहा जाता है कि जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में एवरी ईयर रिलीज होता है, उसका लगभग 1/4 पार्ट जो है ओशियंस के द्वारा एवरी ईयर एब्सॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ओके, लेकिन एक प्रॉब्लम भी है, जैसे जैसे ओशियंस गर्म होते जा रहे हैं तो इनकी कार्बन डाइऑक्साइड को जो अपटेक करने की कैपेसिटी है वो कम भी होते जा रही है, तो एक चैलेंज है, राइट है। हमने जब इम्पैक्ट्स पढ़ा था और हम ओशन एसिडिफिकेशन के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे, वहां पे हमने इसको कवर किया था। देन देखो सॉइल एज ए कार्बन सिंक, सॉइल भी डीकम्पोजिशन के जो प्रोसेस से गुजरती है तो काफी सारे कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर क्या है, स्टोर कर लेती है, ठीक है जी। तो सॉइल भी एक मेजर आप कह सकते हैं यहाँ पे सिंक है। अगर आप सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर को ज़्यादा प्रमोट करो, अगर आप सॉइल को लेस डिस्टर्ब करो, टिलेज वगैरह जो है वो मिनिमाइज यहाँ पे कर दो, तो आप देखोगे सॉइल एक बहुत अच्छे कार्बन सिंक के रूप में आपको जो है यहाँ पे हेल्प आउट कर सकती है, ठीक है जी। FAO जो है यानी कि हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उनका तो कहना भी था कि बेसिकली जो यहाँ पे सॉइल है वो बिलियंस ऑफ एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर स्टोर कर सकती है अगर हम प्रॉपर कल्टीवेशन मेथड्स को अडॉप्ट कर लें तो, ठीक है। इसके अलावा देखो जो वेटलैंड्स हैं, मैंने भी बताया था कि वो भी कार्बन सिंक के रूप में देखो काम करते हैं। तो अगर देखा जाए तो लार्ज अमाउंट ऑर्गेनिक मैटर का जो है वो क्या करते हैं, अपने अंदर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि स्टोर करके रखते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर है इसमें बहुत सारा कार्बन स्टोर है, राइट है। तो वेटलैंड की जो सॉइल होती है उसके अंदर जो कार्बन है वो इस ऑर्गेनिक मैटर के रूप में ट्रैप हो जाती है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल कि नेचुरल तरीके से किस तरीके से जो है चीजें हम स्टोर कर सकते हैं। देन अब बात करते हैं, जब हमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ गए कि यस हम कार्बन को स्टोर कर सकते हैं, कार्बन के हमारे पास सिंक है, तो ये तो नेचुरल तरीके हैं। नेचुरल में अगर हम थोड़ा सा चीज़ों को स्टिमुलेट कर दें तो इसका जो है बेसिकली हम एक रेट स्टोर का बढ़ा सकते हैं। बट देन अगेन हमें जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में हो चुका है, कुछ बड़े लेवल पर इंटरवेंशन करने पड़ेंगे। तो अब हम उन टेक्नोलॉजीज की बात करेंगे जो मिटिगेशन का काम कर रहे हैं, दैट मीन्स ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट को कम करने के लिए जो इनिशिएटिव्स हैं, जो टेक्नोलॉजीज हैं, अब हम उनको डिस्कस करेंगे। परफेक्ट है। तो यहाँ पे देखो कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, CCS, ये एक टेक्नोलॉजी है, नाम से ही पता चल रहा है कार्बन को कैप्चर करना है एंड देन स्टोर करना है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि हो सकता है, अभी रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके जो ब्रिक होते हैं, राइट है, सीमेंट के जो ब्रिक होते हैं जिनका हम घर बनाने में यूज करते हैं, वो बना रहे। तो देखो यहाँ पे उन्होंने पहले क्या किया, एटमॉस्फेयर से कार्बन को कैप्चर किया एंड देन उस कार्बन को सीमेंट वगैरह के साथ कुछ बेसिकली केमिकल रिएक्शंस करके उन्होंने क्या किया, ब्रिक्स में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे आपने कार्बन को कैप्चर किया और बेसिकली उसका यूटिलाइजेशन भी कर लिया, ठीक है जी। तो वो वाली जो टेक्नोलॉजी है वो कार्बन कैप्चर, स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन है। यहाँ पे पहले थोड़ा बेसिक की बात करते हैं। अभी हम यूटिलाइजेशन तो नहीं कर रहे हैं लेकिन कैप्चर कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए जो स्टील का प्रोडक्शन होता है, सीमेंट का प्रोडक्शन होता है, ये वो इंडस्ट्रीज है जो मोर कार्बन को क्या है बेसिकली एमिट करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लेना है। कैप्चर कर लिया, जैसे बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजीज है जिसका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। स्क्रबर एक टेक्नोलॉजी है, लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ठीक है। इसके अलावा हमारे और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। अब इसको स्टोर करना है
तो मैंने आपको बताया था, मान लीजिए कहीं पे जो माइन थी, वहां से आपकी जो माइनिंग का प्रोसेस था वो खत्म हो चुका है। नाउ वो पर्टिकुलर एरिया क्या है, अबेंडन है, खाली पड़ा हुआ है। तो जो आपने स्टोर किया है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको आप वहां पे क्या है, जो कैप्चर किया उसको वहां पे आप इंजेक्ट करके स्टोर कर सकते हो। ठीक है जी। इसी तरह जो है आपके गैस के रिजर्वायर वगैरह थे, उनको भी आप जो है यूज कर सकते हो। दूसरा आता है आपका कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज। तो जैसे आप ग्रीन यूरिया बना लीजिए, या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करते हुए, वाटर का यूज करते हुए आप ग्रीन हाइड्रोजन बना लीजिए। तो यहाँ पे यूटिलाइजेशन भी हो रहा है चीज़ों का। या जैसे कार्बन को लेकर बहुत एक तरह की प्लास्टिक जो है, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, बनाई जा रही है। तो कार्बन को कैप्चर किया एंड देन आप यूटिलाइज कर रहे हो। ठीक है, आप उससे कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो। तो ये ज़्यादा एक बेहतर यहाँ पर चीज़ आपको देखने को मिलती है। देखो, नीति आयोग का एक स्टडी रिपोर्ट आया था, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज सीसी यूएस पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया। तो उन्होंने बताया था कि जो सेक्टर हार्ड टू बीट है, यानी कि जहाँ पर एमिशन को कम करना बहुत मुश्किल है, और वो सेक्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, स्टील है, सीमेंट है ना। तो हमें क्या करना है, वहाँ पर CCUS टेक्नोलॉजीज का यूज ज़्यादा करना है। कार्बन का किसी एक चीज़ में क्या है, यूटिलाइजेशन कर लेना है। ठीक है जी। तो ये एक चीज़ हुई। इसके अलावा अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ जियो इंजीनियरिंग टेक्निक्स का यूज भी कर सकते हैं। देखो, हमारा प्लेनेट गर्म क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस ने एक ब्लैंकेट की तरह जो है बेसिकली इस पे कवर बना दिया है, और जब सन का यहाँ पे हीट आता है तो उस ब्लैंकेट में ट्रैप हो जाता है। तो एक तो तरीका है कि चलो कार्बन डाइऑक्साइड के कंसेंट्रेशन को कम करो, तो ये ब्लैंकेट ही धीरे धीरे हट जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जो सन का हीट आ रहा है उस हीट को ही कम कर दो। जब बेसिकली सन का हीट कम मिलेगा, ट्रैप भी कम होगा, गर्मी भी कम होगी। तो ये कॉन्सेप्ट काम करती है जियो इंजीनियरिंग के तरीकों में। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, हम कोशिश कर रहे हैं जो अर्थ का एक अपना हीट बैलेंस है, जो अर्थ का अपना क्लाइमेट का सिस्टम है, उसमें इंटरवेंशन कर रहे हैं, उसमें चेंज कर रहे हैं। सन की नेचुरली जितनी हीट हमें मिलती है, हम उसमें जो है बेसिकली ऑल्ट्रेशन करने का ट्राई कर रहे हैं। तो एक होता है मेरा सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट या फिर सोलर जियो इंजीनियरिंग। इस पे मैंने डिटेल्ड में एक वीडियो बनाया हुआ है, इन्वायरमेंट करंट अफेयर का मेरा एक प्लेलिस्ट है चैनल पे, उसको आप देख सकते हैं। वहाँ पे वीकली करंट अफेयर इन्वायरमेंट का अपडेट होता है, साथ में इन्वायरमेंट रिलेटेड जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो कवर होते हैं, तो देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली देखो, सोलर रेडिएशन का क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, SRM टेक्नोलॉजी। यानी कि जो सन की लाइट हमें मिल रही है, हमें उसे रिफ्लेक्ट बैक करना है, तो क्या हो, अर्थ के द्वारा या अर्थ के एटमॉस्फेयर के द्वारा वो एब्जॉर्ब ही ना हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहला तो हम ये कर सकते हैं कि स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन SAI टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, जो सल्फर डाइऑक्साइड जैसे पार्टिकल्स हैं, इनका हम क्या करेंगे, बेसिकली अपने अपर एटमॉस्फेयर में एक स्प्रे कर देंगे। तो ये बेसिकली जो हमारे सल्फर डाइऑक्साइड जैसे पार्टिकल्स हैं, ये सन की जो बेसिकली रेज हैं उनको रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, तो हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होती ही नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि सी सॉल्ट का आपने स्प्रे किया है, तो सन की जो बेसिकली यहाँ पे आप लाइट देख रहे हो वो क्या है, एमिट हो जा रही है। दूसरा क्या हो सकता है, ओशन फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ओशन फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि आप जो प्लैंक्टॉन्स हैं, ठीक है जी, उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट कर दो, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था। और यहाँ पे देखो क्या हो सकता है, जो बायोमास एनर्जी है, ठीक है जी, यानी कि आपने क्या किया, कार्बन को कन्वर्ट किया बायोमास में, एंड देन उस बायोमास को कन्वर्ट कर सकते हो आप एनर्जी में। ठीक है जी। वन ऑफ द एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, आप बेसिकली पैलेट्स बना सकते हो। ठीक है, तो बायोमास आपने बनाया, यानी कि बेसिकली आपके वुड वगैरह हैं, उसके आपने वुड चिप्स पैलेट्स वगैरह बना लिए, एंड देन उनसे आप एनर्जी बना रहे हो। और ये प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें एमिशन आपका बहुत कम होता है, राइट है। इसके अलावा देखो आप क्या कर सकते हो, क्रॉप्स वगैरह ऐसी लगा सकते हो जिसकी वजह से रिफ्लेक्टिविटी जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, यानी कि आपकी जो फील्ड है उसको आप फसलों से, क्रॉप से पूरा का पूरा क्या है, कवर करके रख दो। देन यहाँ पे इसके अलावा और क्या हो सकता है, आप देखो जो आपके बेसिकली ग्लेशियर्स वगैरह हैं, उनका जो एल्बिडो है उसको बढ़ा सकते हो, या फिर जो आपका पूरा का पूरा सरफेस है उसको कुछ ऐसी चीज से कवर कर दो, किसी ऐसे मटेरियल से कवर कर दो कि जो सन की रेस को रिफ्लेक्ट करता हो ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या होगा, सरफेस का एल्बिडो बढ़ जाएगा। जैसे आप जो घर की छतें हैं उनको लाइट कलर से पेंट कर सकते हैं,
ठीक है जी। चाइना में एक इस तरह का प्रोजेक्ट चल रहा है कि वो अपने ग्लेशियर्स को मेल्ट होने से बचाने के लिए एक शीट्स बना रहे हैं, उस शीट से कवर कर रहे हैं। तो जब सन के रेज उस शीट पे पड़ते हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर जाते हैं, तो ग्लेशियर उनको ऑब्जॉर्ब नहीं करते, तो बेसिकली यहाँ पे ग्लेशियर आपके मेल्ट नहीं होते। एक्सपेरिमेंट के बेस पर चल रहा है। ये कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मैं भी फोकस करूँ अपनी बेसिकली जियो इंजीनियरिंग पे, तो एक मेरा क्या था, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट था। सन का जो हीट आ रहा है उसको मुझे मैनेज करना है। वन ऑफ द बेसिकली मेरा क्या था, एयरसोल्स जो हैं उनको मैं क्या कर दूं, इंजेक्ट कर दूं अपर एटमॉस्फेयर में। फिर मैं क्या करूं, अपने स्पेस में, अपने ओशंस में बड़े बड़े मिरर लगा सकते हैं, और मिरर आपको पता है रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, तो मिरर हम जो है यहाँ पर लगा सकते हैं। साथ में क्लाउड ब्राइटनिंग कर सकते हैं। तो जो सी वाटर होता है उसका अगर हम स्प्रे कर दें, तो जो क्लाउड्स हैं उनका जो एल्बिडो है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा, ज्यादा रिफ्लेक्टिविटी यहाँ पे जो है बढ़ जाएगी। क्रॉप्स और बिल्डिंग्स का हाई एल्बिडो कर सकते हैं। क्रॉप्स की क्या है, बेसिकली आप इस तरीके से आप मतलब कल्टीवेशन करो कि सन को क्या करे, वो सॉइल पर एब्जॉर्ब ना होने दे। परफेक्ट है। क्लाउड की थिनिंग कर सकते हैं। देखो जो सिरस क्लाउड होते हैं ना, वो ज्यादा सन का बेसिकली क्या हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, रिफ्लेक्ट भी करते हैं, लेकिन जितना उन्होंने एब्जॉर्ब किया और जितना उन्होंने रिफ्लेक्ट बैक किया, इसका अगर एक इक्वेशन देखोगे तो एब्जॉर्ब ज्यादा होता है। तो ये जो सिरस क्लाउड होते हैं इनको पतला करना पड़ेगा, थिनिंग इनकी करनी पड़ेगी। तो थिनिंग ऑफ द क्लाउड, ताकि ये क्लाउड जो है ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब ना कर सके। ओवरऑल इन टेक्नोलॉजीज का पर्पस एक ही है कि जो सोलर रेडिएशन आ रहा है उसको हमें रिफ्लेक्ट बैक करना है। ठीक है जी, दिस इज क्लियर। ये वाला जो डायग्राम है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बुक में बेसिकली आपको ये वाला जो डायग्राम है ये बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। इसी बुक को हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको पता है, और इस बुक को आप परचेज कर सकते हो, यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। बुक परचेज करना है तो क्या करना है, जब भी बुक परचेज कर रहे हो कूपन कोड अप्लाई करना है। या तो आप स्टडी IQ के ऐप से परचेज कर रहे हो या वेबसाइट से कर रहे हो, और कूपन कोड आएगा वहां पे, तो प्राची लाइव ये कूपन कोड यूज कीजिएगा तो बुक पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आप कोई भी बुक परचेज करना चाहे, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहे स्टडी IQ से, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए प्राची लाइव जो है कोड यहाँ पे यूज कीजिएगा। ये डायग्राम आप जो है रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा देखो आर्टिफिशियल स्नो, तो हमें क्या है, स्नो को आर्टिफिशियली इंक्रीज करना है ताकि एल्बिडो यहाँ पे क्या है, इंक्रीज हो जाए। ठीक है जी, इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो बताया क्या है कि देखो ये जो सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज हैं, काफी सारे बेनिफिट इनके नजर आ रहे हैं, बट हमें इनके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स का नहीं पता है। हमें इनके साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है वो हमें नहीं पता। हमें नहीं पता हम अगर एक नेचुरल क्लाइमेट के बेसिकली सिस्टम में इंटरवीन करेंगे, हम क्लाउड्स को पतला कर रहे हैं, हम जाके सी वाटर को स्प्रे कर रहे हैं, हम स्पेस में बड़े बड़े मिरर लगा रहे हैं, वी डोंट नो किसके क्या पोटेंशियल रिस्क हो सकते हैं, किस तरीके से हमारा जो अर्थ का क्लाइमेट है वो ऑल्टर हो सकता है। तो बेसिकली इसको बहुत सोच समझ के यूज करने की जरूरत है। दूसरा, यहाँ पे एक इथिकल डायलेमा भी है। देखो ये टेक्नोलॉजी हमें लेस कार्बन डाइऑक्साइड अमिट करने के लिए प्रमोट नहीं करते हैं। यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड को तो कम कर ही नहीं रहे, हम तो वही इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज का ही यूज कर रहे हैं। क्यों, हमें लगता है कि हीट जो है बेसिकली हम रोक देंगे। तो हम जो अच्छे कदम उठा रहे थे, हम जो प्लैनेट के लिए बेहतर कर रहे थे, अपने लाइफ स्टाइल में चेंज कर रहे थे, ये उसको डिमोटिवेट करता है कहीं ना कहीं। तो ये इसके साथ कुछ चैलेंजेस एसोसिएटेड हैं। ठीक है। फिर एक होता है आपका बेसिकली जैसे ग्रीन हाउस गैस रिमूवल या फिर कार्बन जियो इंजीनियरिंग। तो इसमें क्या होगा कि बेसिकली आप ऐसी टेक्नोलॉजीज या अप्रोचेस का यूज कर रहे हो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है या जो अदर आपके ग्रीन हाउस गैसेज है वो रिमूव हो जाए। जैसे अफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन, यानी कि जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं थे वहाँ पे भी फॉरेस्ट लगाइए, और जहाँ पे फॉरेस्ट डिग्रेड हो चुके हैं वहाँ पर वापस से उनको क्या है बेहतर कीजिए, फॉरेस्ट को प्रिवेंट एंड प्रोटेक्ट कीजिए। तो ये नेचुरली कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का, कार्बन सिंक का जो है काम करते हैं। ठीक है जी, ये कर सकते हैं। इसके अलावा देखो सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो सकता है। सॉइल को अगर आप बेटर मैनेज करेंगे, सॉइल की प्रोडक्टिविटी एनहेंस होगी, आपकी जो बायोलॉजिकल उसके अंदर प्रोसेसेस होती हैं उनमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर स्टोर होगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा क्या है, बायोमास वगैरह आप ज्यादा बनाइए, कार्बन को स्टोर करके बायोमास से आप एनर्जी को जो है बना लीजिए। डायरेक्ट एयर कैप्चर हम यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जिसमें हम डायरेक्ट एयर को कैप्चर करके यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है
उसको यूज कर सकते हो। ओशन फर्टिलाइजेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर देखिए ये कुछ टेक्नोलॉजीज थी। अब कुछ अप्रोचेस, कुछ इनिशिएटिव की बात करते हैं जो हम लोगों को डीमोटिवेट करे इन मोर इंटेंसिव कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिट करने वाले प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं उनको यूज करने से। तो वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच इज कार्बन प्राइसिंग, यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसको मैन्युफैक्चर करते टाइम ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है तो उस पर कार्बन टैक्स लगा दो, तो अब वो क्या हो गया, थोड़ा महंगा हो गया है, तो जो कंज्यूमर है वो उसको खरीदने से बचेगा क्योंकि उसको एक टैक्स पे करना पड़ रहा है, महंगा पे करना पड़ रहा है, और उसके ऑल्टर जो है वो ढूंढेगा मार्केट में। तो इससे उन वाले प्रोडक्ट्स को आने का एक रास्ता मिलेगा जो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को कम एमिट करते हैं। तो कार्बन प्राइसिंग एक बहुत अच्छा सिस्टम है कि कार्बन का जो एमिशन हो रहा है उस पर आप एक क्या है प्राइस को पुट कर दीजिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट है जो बेसिकली आप देखोगे कंज्यूमर लेस कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स को जिसमें कार्बन एमिशन इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट्स के लिए रेवेन्यू जनरेट होता है तो उनको क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज पर जो है खर्च कर सकते हैं, राइट है। और जो कंपनीज हैं उनको एक फैक्टर मिलता है कि वो स्विच करें मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की तरफ। तो इसके कुछ फायदे हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर हम कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म की बात करें कि कार्बन पर एक प्राइस लगा दिया है, किस किस तरीके से लगा सकते हैं। पहला तो कार्बन टैक्स है जो आपको पता चल ही गया है कि जैसे फॉसिल फ्यूल है उसके आप प्राइस इंक्रीज कर दो, उस पर कार्बन टैक्स लगा दो, ठीक है जी, ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम हो सकता है। एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम यानी कि एमिशन जो अमिट हो रहा है, ट्रेडिंग यानी कि एक दूसरे के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो सकता है, जो कंट्री है वो रूल्स बना दे कि ये जो इंडस्ट्रीज है आप इतना ही एमिट कर पाओगे, कैप कर दिया है, कैप कर दिया। अब कोई इंडस्ट्री अगर उससे ज्यादा एमिट कर रही है तो आपको क्या है कार्बन के क्रेडिट परचेज करके लाने होंगे। और अगर कोई कंपनी जितना कैप उसको दिया गया है उससे कम एमिट कर रही है तो उसको उतने कार्बन क्रेडिट मिल जाएंगे, तो उसको क्या है इंसेंटिव दिया जाएगा, और जो ज्यादा एमिट कर रही है उसको पेनलाइज किया जाएगा। और यहाँ पे जिस कंट्री ने ज्यादा एमिट कर दिया है अब उसको खरीदने पड़ेंगे कार्बन क्रेडिट, तो वो उस कंपनी से खरीद सकती है जिसने क्या है कार्बन क्रेडिट को कमाए हैं। तो एमिशन को हमने यहाँ पे कैप किया है एंड ट्रेड किया है, ठीक है जी। ये एक सिस्टम जो है आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा कार्बन बॉर्डर जो टैक्स है वो भी एक दिखता है। देखो हो सकता है किसी कंट्री ने अपनी इंडस्ट्रीज के लिए सख्त रूल्स बनाए हों एमिशन को कम करने के लिए, बट मान लीजिए दूसरे देश से जो है कुछ इंपोर्ट होके आ रहा है, दूसरे देश में ज्यादा मुश्किल नियम नहीं है तो वहां के प्रोडक्ट आपके देश में सस्ते मिलेंगे, तो ये तो पूरा मोटिव फेल हो गया। दूसरा जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनके लिए गलत बात है कि भाई हम पे तो सख्त रूल है, दूसरे वालों का आप इंपोर्ट करके लेके आ रहे हो, उनको कोई कुछ नहीं कह रहा। तो बॉर्डर पर एक टैक्स लग जाएगा कार्बन टैक्स कि आप लोग जो इंपोर्ट हमारे यहाँ पे बेसिकली भेज रहे हैं, आपने जो एक्सपोर्ट हमारे यहाँ पे बेसिकली किया है उस पर हमें कार्बन टैक्स लगाएंगे ताकि प्राइस ऊपर उठ जाए और बेसिकली हमारी डोमेस्टिक जो कंपनीज हैं उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए, ठीक है। देखो ये सारे कॉन्सेप्ट्स ना मैंने बहुत डिटेल में जो मेरी एनवायरनमेंट करंट अफेयर की प्लेलिस्ट है वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं किसी न किसी वीडियो में, उसको जो है आप प्लीज़ जो है ध्यान से देखिएगा। इन वाले इनिशिएटिव्स को मैं इसी बुक सीरीज के पिछले वीडियोस में भी डिटेल से डिस्कस कर चुकी हूँ, तो वहाँ पे भी जो है आप देख सकते हो। परफेक्ट है, ये हो गया। तो क्या हो सकता है, इम्पोर्ट टैरिफ या कार्बन बॉर्डर टैक्स जो है यहाँ पे लग सकता है। ऑफसेट मैकेनिज्म भी एक काम करता है। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, आप कोई प्रोजेक्ट या ऐसा प्रोग्राम चला रहे हैं जहाँ पे आप कार्बन डाइऑक्साइड को लेस एमिट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने विंड टर्बाइंस का एक प्रोजेक्ट चलाया या फिर आपने सोलर पावर पैनल्स को लेकर एक प्रोग्राम पे काम किया, तो आपने यहाँ पे क्या किया है, कार्बन को ऑफसेट किया है, ठीक है। ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो इसके अलावा एक रिजल्ट बेस्ड फाइनेंस मैकेनिज्म भी होता है। आप कुछ बेहतर काम करके दिखाइए एंड देन उसका प्रॉपर ऑडिट होगा कि आपने जो विंड टर्बाइंस का एक फॉर्म लगाया था उससे कितना कार्बन एमिशन कम हुआ है, तो उसको ऑडिट करके जो भी रिजल्ट आया है उसके बेस पर जो है फिर आपको फाइनेंस किया जाएगा। तो एक रिजल्ट बेस्ड फाइनेंस मैकेनिज्म भी काम करता है, ठीक है जी। इस तरह की कुछ चीजें आपको जो है कार्बन प्राइसिंग के अंदर देखने के लिए मिलेगी। देन आपका आता है कार्बन मार्केट। अब देखो मैंने बताया था कंपनीज आपस में क्या है कार्बन क्रेडिट का ट्रेड कर रही हैं,
तो ट्रेड कहाँ पे कर रही है, मार्केट में कर रही है, तो उस पर्टिकुलर मार्केट का नाम ही हमने कार्बन मार्केट रख दिया है। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो बेसिकली जिसको जरूरत है कार्बन क्रेडिट की वो खरीद सकता है, जिसके पास एक्स्ट्रा है वो बेच सकता है। तो जिसने कार्बन क्रेडिट्स कमाए हैं उसको फायदा मिलेगा, क्योंकि वो कार्बन क्रेडिट बेच के पैसे कमा पाएगा, और जिसने ज्यादा एमिशन किया है उसको यहाँ पे पेनल्टी है, क्योंकि उसको पैसे देके खरीदना पड़ रहा है। अभी कार्बन क्रेडिट होते क्या है, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट अगर आपने एमिशन कम किया है तो आपको 1 कार्बन क्रेडिट जो है मिलता है। इंटरनेशनल लेवल पे इसी प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता है, और यूनाइटेड नेशन का ये बेसिकली स्टैंडर्ड यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सेट किया गया है। परफेक्ट है। तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज, कुछ इनिशिएटिव, कुछ प्राइसिंग मेथड्स थे जो हम अपने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को मिटिगेट करने के लिए यूज कर रहे हैं। ये आपका थोड़ा समझने वाला पोर्शन था जो हमारा कवर हो गया है। अब सेकंड पोर्शन आता है उन इंस्टीट्यूशंस का या उन कन्वेंशंस का या उन समझौतों का, एग्रीमेंट का, जो इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीज ने आपस में किए हैं कार्बन एमिशन को रेगुलेट करने के लिए। अब इसमें बहुत कुछ समझने वाला नहीं है, जस्ट सुनते जाइए, आपको एक बेसिक आइडिया लगते जाएगा। इसमें से मोस्टली हम अपने पिछले वीडियोस में डिटेल में डिस्कस कर भी चुके हैं। एंड आते आते चीज़ें क्या है, बेसिकली क्लम्प अप होना स्टार्ट हो जाती है कि सब पढ़ लिया है, बस थोड़ा थोड़ा नया नया देखना है। चलिए, तो एक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। तो UNFCCC बेसिकली क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। तो 1992 में जो एक बेसिकली अर्थ समिट हुआ था रियो डे जेनेरियो में, वहां पर इसको लेकर बातचीत हुई थी। फाइनली 21 मार्च 1994 को इसको क्या अडॉप्ट कर लिया गया था, फोर्स में ये संधि जो है आ गई थी। ठीक है जी। अगर मेंबर की बात करें 197 इसके स्टेट है। ऑब्जेक्टिव आपको पता है कि बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को लेकर ये काम करती है। मतलब इसका अगर देखा जाए एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव, तो हमारा जो प्लैनेट है उसके टेम्परेचर को कम करना है। ठीक है। एंड मुझे पता है मेरी आवाज़ बहुत बुरी लग रही होगी, बट वी डोंट हैव एनी चॉइस, राइट? तो बियर विद मी प्लीज। चलिए, UNFCCC का सेक्रेटेरिएट कहाँ पे, बून जर्मनी में है। और अभी हम इनके एक ब्रॉड फीचर की बात कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे थे। तो वर्ल्ड के टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना है प्री इंडस्ट्रियल एरा से कंपेयर करते हुए, लेकिन मैक्सिमम ट्राई करना है कि इसको हम 1.5 डिग्री सेल्सियस पर ही लेकर जाए। बट बहुत सारे रिपोर्ट्स ये ऑलरेडी बता चुके हैं कि 1.1 डिग्री सेल्सियस का लिमिट तो हम क्रॉस कर चुके हैं। तो 1.5 हम कर पाएंगे, नॉट पॉसिबल। 2 डिग्री सेल्सियस कर पाए, बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव है। अब देखो इसके अंदर ना बहुत सारे आप फीचर्स के नाम सुनोगे, जैसे एक कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नाम आप सुनोगे कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन का फल जो है अपने यहाँ पे एक फ्रूट जो है कंज्यूम किया, बदले में बहुत सारा क्या है कार्बन डाइऑक्साइड अमिट किया। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा बनती है और बेसिकली उनकी लायबिलिटी भी ज़्यादा बनती है। तो देखो बेसिकली कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पूरे वर्ल्ड का जिम्मेदारी है हमारे क्लाइमेट चेंज को रोकने की, बट डिफरेंशिएटेड है, आपकी ज़्यादा है। और क्योंकि आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो एक फ्रूट है, जो एक रिजल्ट है, वो अपने लिए रखा है, तो आपको दूसरों को हेल्प भी करना पड़ेगा। इसी के अंदर बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट वर्ड आते हैं। फाइनेंशियल मैकेनिज्म है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF एंड आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF। तो देखो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको कहा गया आप डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंस के माध्यम से हेल्प करोगे, इसीलिए कुछ फंड्स जो हैं यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपका ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा आपका ग्लोबल क्लाइमेट फंड है। इनके बारे में क्या करके देखेंगे, बट इससे पहले समझने का जरूरत है कौन से कंट्री किन कंट्रीज को मनी देंगे। तो इसमें आपको 3 लिस्ट जो है देखने के लिए मिलती है। पहली वाली जो Annex 1 पार्टीज हैं, इसके अंदर वो वाले कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड नेशन हैं और जो OECD का आप कह सकते हैं मेंबरशिप रखते हैं। ठीक है जी। तो इसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट के मेंबर हैं, पर साथ में इसमें अदर नेशन भी है, जैसे इकोनॉमिक्स इन ट्रांजिशन, जैसे आपका रशिया। ठीक है जी। आपके जो बाल्टिक स्टेट है वो भी इसके अंदर है। ठीक है जी। दूसरा आपका आता है Annex 2 पार्टीज। Annex 2 पार्टीज में सिर्फ आपके वो इंडस्ट्रियल नेशंस हैं जो OECD का पार्ट है।
इन वाली पार्टीज को, जो एनेक्स 2 के अंदर कंट्रीज है, इनको कहा गया है कि आपने दूसरों को हेल्प करना है। और तीसरे कौन से, नॉन एनेक्स 1 पार्टीज है, इसमें सारे के सारे डेवलपिंग कंट्रीज आते हैं। और इसी में कुछ 46 कंट्रीज को, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो आइडेंटिफाई किया, उनको रखा गया है ताकि उनको थोड़ा सा ज़्यादा जो है हेल्प की जा सके। तो समझ में आ गया, एनेक्स 2 वाले जो कंट्रीज हैं वो यहाँ पे हेल्प करेंगे, वो यहाँ पे फाइनेंस देंगे। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन जो है 1994 के बाद से UNFCCC के साथ हमें लगातार देखने को मिलते हैं। हर साल इसका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है आप कह सकते हैं कन्वीन होता है। तो एक आपका हुआ था क्योटो 1997 में। तो क्योटो बेसिकली जापान में हुआ था। यहाँ पे यही कहा गया था कि जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज है वो अपना ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करेंगे, और डेवलपिंग कंट्रीज को कहा गया था कि आप भी ट्राई कीजिए, बट बाइंड रखा गया था सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। तो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, परफेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे बेसिकली ये जो एमिशन आपका जो एक ट्रेडिंग सिस्टम है, ये कॉन्सेप्ट लाया गया, यानी कि जो कंट्रीज हैं वो अपने यहाँ पे कैप कर देंगे एमिशन को, और उस कैप के बेसिस पे फिर कार्बन क्रेडिट्स अर्न होंगे या आपको खरीदने पड़ेंगे। तो आपका बेसिकली एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम जो है यहाँ पर पिक्चर में आता है। इसके अलावा क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, CDM एक पिक्चर में आया। देखो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में क्या होता है, अगर कोई कंट्री जो कि डेवलप्ड कंट्री है वो किसी डेवलपिंग कंट्रीज में कोई ग्रीन प्रोजेक्ट पर जो है काम करती है, पैसा भी लगाती है, टेक्नोलॉजी भी देती है, तो उसने कहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम किया है ना। तो अगर उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज में ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम किया है, तो उस वाले सिस्टम को बोलते हैं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। आपने कहीं पे क्लीन डेवलपमेंट की है तो आपको इसके बदले क्रेडिट्स मिलते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा आप आगे चल के देखोगे तो एक होता है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन में भी आप दूसरी कंट्री में ही जाकर कोई ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पर दोनों कंट्रीज क्या है, डेवलप्ड है। तो दोनों डेवलप्ड कंट्रीज अगर मिलके काम कर रहे हैं तो जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन है। डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से डेवलपिंग कंट्री में हो रहा है, ये आपका क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है। काफी इंपॉर्टेंट ये डिफरेंस है, इसको प्लीज ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला आता है 2015 वाला पेरिस एग्रीमेंट। आपको पता है कि ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है क्लाइमेट चेंज को लेकर। यहाँ पे लीगली कह दिया गया है कि भाई क्लाइमेट चेंज को हमें क्या है, रोकना है, स्टॉप करना है, 2 डिग्री सेल्सियस पर रखना है, 1.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और नेट ज़ीरो एमिशन जो है हमें इस सेंचुरी के सेकेंड हाफ तक अचीव कर लेना है, ठीक है जी। ये कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रखे गए। साथ में कंट्रीज को ये भी कहा गया, आप नेशनल लेवल पर जो कमिटमेंट्स ले रहे हो उनके लिए जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है वो आप सबमिट करोगे। तो इंडिया भी करता है सबमिट कि भाई हमने कितना काम कर लिया है, कितना काम करना है यहाँ पर जो हमें बाकी है। देन यहाँ पे कुछ इसके और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुए थे, उनके बारे में डिटेल दी हुई आप पढ़ सकते हो। 2022 वाला देख लेते हैं, शर्म एल शेख में हुआ था। यहाँ पे ये बोला गया था, देखो ना तो मिटिगेट अवॉइड कर सकते ना हम अडेप्ट अवॉइड कर सकते। तो जहाँ से मेरा लेक्चर शुरू हुआ था वहीं पे बात आ गई है, मिटिगेशन अडेप्टेशन को एक साथ लेके चलना होगा। अब लीबिया में देखो इतना डिजास्टर आया है, वहाँ पे अभी अडेप्टेशन पे फोकस करना पड़ेगा, राइट है। अगर इंडिया की बात करें, हिमालयन स्टेट में जो डिजास्टर देखने के लिए मिल रहा है वहाँ पे अडेप्टेशन पे फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया। कहा गया जो डेवलपिंग कंट्रीज बेसिकली एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो लॉस एंड डैमेज हो रहा है उसमें उनको हेल्प आउट करने के लिए एक लॉस एंड डैमेज फंड हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ये जो है यहाँ पर बनाया गया। साथ में 25 पॉइंट एक्शन प्लान जो है, कुछ कंट्रीज आपस में मिले, उसमें भारत भी एक है, उन्होंने 25 नए कोलैबोरेटिव जो है एक्शन बताए हैं जो क्लाइमेट चेंज के लिए वो लेकर आ रहे हैं, ठीक है जी। और इस पर वो साथ काम करेंगे। जैसे वो उनका कहना है कि जो 5 सेक्टर है, पावर एंड रोड ट्रांसपोर्ट, स्टील, हाइड्रोजन, एग्रीकल्चर, जो कि कुल मिलाकर ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस का 50% में कंट्रीब्यूशन करते हैं, इनको क्या करना है, डीकार्बोनाइज करना है, यानी कि यहाँ से कार्बन एमिशन को लगातार रिडक्ट कर जो है करते जाना है। फिर एक ग्लोबल शील्ड फंड भी बनाया गया। तो देखो जो G7
और V20 ग्रुप है। G7 जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, V20 जो हमारे सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे उन कंट्रीज से इनको रैपिडली एक हेल्प मिल सके, इसके लिए ग्लोबल शील्ड फंड जो है बनाया गया है। मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट भी बनाया गया, और भारत की तरफ से लाइफ टाइम कैंपेन भी जो है चलाया गया था कि 18 से 23 साल का जो यूथ है उसको बेसिकली अवेयर करना है कि आप मोर अवेयर, मोर इको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल को जो है अपने साथ लेकर चलें। यहाँ पे देखो बहुत अच्छे टाइमलाइन के रूप में सारे जो इम्पोर्टेंट आपके समिट्स हुए थे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुए थे, उसमें जो इम्पोर्टेंट कुछ भी डेक्लेरेशंस हुए था, कोई इम्पोर्टेंट जो है आप कह सकते डिसीजन लिया गया था, उसका एक पूरा टाइमलाइन देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से आप क्विक रिवाइज यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमने देखो इंपॉर्टेंट चीजें देख ली है। अब बेसिकली हमारा इंटरनेशनल जो है बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, IPCC। तो IPCC के बारे में आप जानते हो कि ये साइंटिफिक बेसिकली जो एक स्टडीज है क्लाइमेट को लेकर उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कितना हो रहा है, क्या हालत है हमारे इकोसिस्टम की, उसको लेकर एक जो साइंटिफिक एनालिसिस है वो जो है IPCC की तरफ से किया जाता है। इनकी तरफ से कुछ असेसमेंट रिपोर्ट्स रिलीज किए जाते हैं। अभी हमारा असेसमेंट रिपोर्ट 6 जो है उसका एक साइकिल चल रहा था, काफ़ी सारे रिपोर्ट्स आए हैं, उसमें बहुत सारा डाटा जो है हमें पता चला है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसको आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। देन हमारा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। तो आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो हमारे वेदर पैटर्न में चेंज हो रहा है, जो हमारे वाटर साइकिल में चेंज हो रहा है, उन सब को लेकर WMO की तरफ से जो इंपॉर्टेंट स्टडीज वगैरह हैं वो यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। ठीक है जी, इसको आप ध्यान रखिएगा, WMO के बारे में आराम से पढ़ लीजिएगा। फिर क्लाइमेट फाइनेंस की बात करते हैं। ठीक है जी, तो अभी मैंने देखा था ना कि एक हमारा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, अब उसको डिस्कस करेंगे। देखो फंड भी 2 तरीके का हो सकता है, एक अडेप्ट करने के लिए, जैसे लॉस एंड डैमेज फंड है वो अडेप्ट करने के लिए था, और एक आपका क्या है मिटिगेट करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले GEF की बात करते हैं। GEF दरअसल 18 एजेंसीज की एक पार्टनरशिप है। ठीक है, तो आप देखोगे बहुत सारे इसके अंदर यूनाइटेड नेशन की एजेंसी भी है, मल्टी जो लेटरल डेवलपमेंट बैंक है वो भी है। तो इन सब ने मिलकर जो है इसको बनाया है। 6 एरिया पे इस फंड के द्वारा फोकस किया जाता है। बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल वाटर, लैंड का डिग्रेडेशन, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट एंड हमारा ओजोन डिप्लीशन। 5 हमारी ऐसी कन्वेक्शन है या 5 ऐसे हमारे आप कह सकते हैं संधियां हैं, समझौते हैं, जिन पर ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की तरफ से फिनेंस देकर हेल्प की जाती है। सबसे पहला हमारा मिनीमाटा कन्वेंशन ऑन मर्करी, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंस टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, एंड लेटेस्ट है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इन सब के बारे में, सारे कन्वेंशन के बारे में हम डिटेल से पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा है जरूर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये GEF जो है इसके अंदर कौन कौन से फंड काम करते हैं। एक आपका GF ट्रस्ट फंड है। इस ट्रस्ट फंड को 1991 में जो एस्टैब्लिश किया गया था ताकि बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इन सारी चीजों को जो है सपोर्ट किया जा सके। फिर इसके अंदर एक स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड बनाया गया था। ठीक है जी, GEF फैसिलिटी जो है उसी के अंदर। तो ये आपका जो है 2001 में बनाया गया था। ये क्या कहता है, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग जो स्टेट्स हैं उनको हेल्प करेंगे, साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना, इनोवेशन करना, इसको जो है बेसिकली ज्यादा हेल्प करेंगे, और प्राइवेट सेक्टर का एंगेजमेंट भी करेंगे। इसी के अंदर एक आपका लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड है। 2001 में इसको भी क्या एस्टैब्लिश किया गया था, जो हमारी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको हेल्प करने के लिए। तो ये आपका ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी था। दूसरा आता है ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो ये बनाया गया था UNFCCC के तहत। ठीक है जी, UNFCCC के तहत क्या कहा गया था, डेवलपिंग कंट्रीज को उनके क्लाइमेट चेंज को लेकर जो एफर्ट्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए एक जो है हम फंड बनाएंगे, दैट इज योर ग्रीन क्लाइमेट फंड। ठीक है, फिर वर्ल्ड बैंक एडमिनिस्ट्रेटेड भी कुछ फंड है। वर्ल्ड बैंक जहाँ पे क्या है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड है, बायो कार्बन फंड है, इसको जो है आप बेसिकली आराम से देख लीजिएगा। दिस इज ऑल। इंटरनेशनल लेवल पे जो भी अच्छा इंपॉर्टेंट चल रहा है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी कुछ छोटी छोटी चीजें बुक में बहुत अच्छे से दी गई है, आप वहां से पढ़ सकते हो। अब चलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो देखो,
हमने अपना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का जो प्लेज है वो लिया हुआ है, यानी कि हमने कुछ कमिटमेंट्स जो है इंटरनेशनल लेवल पे दिए हुए हैं UNFCCC के तहत। तो उसमें हमने क्या क्या हुआ है, हमारा जो कार्बन का इंटेंसिटी है, राइट, या फिर आप कह लीजिए कि जो हमारा बेसिकली आप देखोगे बेसिकली 45% जो हमारा एमिशन इंटेंसिटी है उसको हम कम कर देंगे 2005 वाले लेवल से 2030 तक। देखो जीडीपी के पर यूनिट को मैन्युफैक्चर करने में कितनी एनर्जी आपकी लग रही है, दैट इज योर एनर्जी इंटेंसिटी और दैट इज योर एमिशन इंटेंसिटी। परफेक्ट है। तो यानी कि पर जीडीपी के एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितना एमिशन आप कर रहे हो, तो 2005 में हम जितना कर रहे होंगे उससे हमें 45% कम करना है 2030 तक। ये हमारा पहला प्लेज है। दूसरा प्लेज है, जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसका 50% हम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज से लेकर आएंगे। ठीक है जी। इसके अलावा आप देखोगे हमने ये कहा है हम फॉरेस्ट कवर को जो है इंक्रीज करेंगे, कितना, जितना 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट एक स्टोरेज को क्रिएट करता हो। ठीक है, ये हम भारत ने जो है कुछ प्लेजेस लिए हुए हैं, इनको लेकर इंडिया जो है काम कर रहा है। देन भारत का एक प्रोग्राम है द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। 2008 में जो प्राइम मिनिस्टर की बेसिकली काउंसिल है ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जो स्कीम्स आपको आज देखने को मिलते हैं वो इसी एक्शन प्लान के अम्ब्रेला के अंदर बेसिकली काम कर रहे हैं। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले तो क्या बताया गया है, 8 नेशनल मिशन इसके अंदर है। पहला है नेशनल सोलर मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर ये काम करता है। तो इंडिया को सोलर एनर्जी में क्या है, एक लीडर बनाना है। तो आपकी कुसुम योजना हो, नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन हो, सब इसके अंदर काम कर रहा है। देन है नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर ये बेसिकली काम कर रहा है। तो यहाँ पे परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड पैट स्कीम आपकी काम कर रही है, यानी कि जो भी एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं उनको अलाउ किया जा रहा है कि अगर आप लेस एनर्जी को यूज करोगे तो आपको एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, उनका आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कार्बन मार्केट था इन अ सिमिलर मैनर, वहां पे कार्बन की बात चल रही थी, यहाँ पे एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स की बात हो रही है। ठीक है जी। इसके अलावा आप देखोगे कुछ की इनिशिएटिव इसके अंदर है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन एक्ट है, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन है। ठीक है, ये सारी चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। तीसरा हमारा कौन सा मिशन है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के तहत काम कर रहा है। हमें कैसा अर्बन ग्रोथ करना है, लो कार्बन एमिशन वाला अर्बन ग्रोथ, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन हमें यहाँ पे करना है। ठीक है जी। तो बेसिकली यहाँ पे भी आप देखोगे बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वाटर मैनेजमेंट को लेकर, एयर क्वालिटी को लेकर, ठीक है जी, वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। जैसे आप देखोगे आपका अमृत मिशन है, स्मार्ट सिटी मिशन है, ठीक है, अटल ज्योति योजना है, जल जीवन मिशन है। मैंने बताया था ना जितनी भी स्कीम है वो इन 8 नेशनल मिशन के जो है अम्ब्रेला के अंदर चल रहे हैं। फिर आपका फोर्थ आता है नेशनल वाटर मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत ये जो है काम कर रहा है। यहाँ पे क्या है, वाटर का एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस प्रिपेयर करना है और साथ में जो क्लाइमेट चेंज है उसको यहाँ पे असेस भी करना है। तो देखो यहाँ पे बेसिकली वाटर यूज एफिशिएंसी हमें 20% से बेहतर करनी है, वाटर कंजर्वेशन को प्रोटेक्ट करना है। तो आपका अटल भूजल योजना हो, नमामि गंगे मिशन हो, ये सब इसके तहत देखने को मिल रहा है। पांचवा है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हिमालयन ग्लेशियर्स को प्रोटेक्ट करना है, साथ में यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व करना है, और यहाँ पर रहने वाली जो सोसाइटीज हैं उनकी जो अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज है, उनका जो कोएग्जिस्टेंस है नेचर के साथ, उसको बेसिकली क्या है एक तरीके से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जैसा एक पार्ट जो है बनाकर साथ में चलना है। छठा है नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया। तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर चल रहा है। यहाँ पे कंट्री के फॉरेस्ट कवर को 23% से बढ़ाकर 33% जो है करना है। दिस इज वन ऑफ द थिंग।
ठीक है जी। इसके बाद आप देखोगे जैसे 7वां नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत ये काम कर रहा है। 2014-15 से काफी अच्छा बेटर यहाँ पे काम कर रहा है। तो इसमें बहुत सारी चीजें चल रही है, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, ओन फार्म वाटर मैनेजमेंट, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, साथ में आप देखोगे नेशनल मिशन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, ये सारे मिशन इसके साथ काम कर रहे हैं। लास्ट 8वां जो हमारा नेशनल मिशन है वो है नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक एक मिशन का नाम याद होना चाहिए, वो मिशन किस मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रहा है ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक नॉलेज सिस्टम जो है हमें बनाना है। परफेक्ट है। इसके अलावा देखो एक लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, ये भी आता है। तो हमने क्या कहा यहाँ पे 2070 तक, 2070 तक नेट जीरो एमिशन जो है हमें यहाँ पे अचीव करना है कि भाई हमारे यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड जितना हम अमिट कर रहे हो उतना ही हम वापस से क्या है या तो स्टोर कर ले रहे हो, कैप्चर कर ले रहे हो। ठीक है, तो ओवरऑल हम देखेंगे एटमॉस्फेयर के अंदर हम कोई सरप्लस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन नहीं करेंगे। तो नेट जीरो कार्बन एमिशन यहाँ पे जो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है जी, दिस इज क्लियर। फिर इंडिया का जो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट है, ये इनिशिएटिव काफी ज्यादा पॉपुलर है। 26 जो हमारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था ग्लासगो में, वहां पे हमारे द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। और वही है, यूथ को एक अवेयर करना है कि आप कैसा लाइफस्टाइल बेसिकली यहाँ पर जिए। देन पंचामृत एक वर्ड आता है, तो COP26 में ही हमने क्या है 5 प्रण 5 अमृत, ठीक है, इनके बारे में अनाउंसमेंट की थी। क्या थे? 50 गीगावाट हमें नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी 2030 तक बिल्ड कर लेनी है। 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारा रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा 2030 तक। हमें टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में से 1 बिलियन एमिशन कम करना है 2030 तक। इसके अलावा 2005 के लेवल से जो भी एमिशन इंटेंसिटी थी उसको 45% कम करना है 2030 तक। और 2070 तक 2070 तक नेट जीरो एमिशन के टारगेट को अचीव कर लेना है। ठीक है, ये यहाँ पे जो है बेसिकली आपको मिलेगा। देन अभी हाल ही में एक एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2022। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग इसको जो है सरकार ने एक लॉ बेसिकली उसके द्वारा जो है लीगलाइज कर दिया है। नाउ जो कार्बन बेसिकली ट्रेडिंग सिस्टम है उसको एक कानूनी आधार, एक बेस यहाँ पे मिल चुका है हमारे इस वाले एक्ट के तहत। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, एंटिटीज के लिए मैंडेटरी कर दिया है कि जितनी भी एनर्जी आप कंजम्पशन कर रहे हो उसका एक पर्टिकुलर पार्ट आपको नॉन फॉसिल से आना चाहिए। इट्स नॉट एन ऑप्शन फॉर यू, इट्स एन मैंडेटरी, इट्स अ मैंडेटरी एक्चुअली नाउ आप कह सकते हैं इनिशिएटिव। फिर देखो यहाँ पे जो आपकी बिल्डिंग्स हैं उनके लिए एनर्जी कंजर्वेशन कोड्स जो है गवर्नमेंट की तरफ से लाए गए हैं। ठीक है, व्हीकल और जो वेसल्स होते हैं उनके लिए कुछ नए स्टैंडर्ड्स भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से लाए गए हैं। ठीक है जी, तो ये जो बेसिकली बिल है इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। तो दीज आर दी ऑल इनिशिएटिव्स, टेक्नोलॉजीज, कॉन्सेप्ट, अप्रोचेस जो इंटरनेशनल लेवल पर या फिर इंडिया के लेवल पर हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसी से पता चल जाएगा। इसमें से देखो कितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस PYQ में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएंगे, ना सिर्फ प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में भी। तो अगर आपने इस पूरी सीरीज को अच्छे से पढ़ा है, ये चैप्टर भी कवर किया है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अपने गले को थोड़ा आराम दे देती हूँ, आप भी आराम लीजिए। और यस, आपने क्या करना है, वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए। आप लोग क्लास देख लेते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं, प्लीज कमेंट कीजिएगा क्लास आपको कैसी लगी, ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। हम सारे लेक्चर्स को कंबाइन करके एक मैराथन जो है इनका बनाने वाले हैं, सो दैट आपके लिए ईजी हो जाए। प्लीज इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, फीडबैक दीजिए और साथ ही लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जाने से पहले एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि 16 सितंबर हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। इवनिंग बैच है, शाम को 6 बजे से है। इसमें आपको एडमिशन लेना है तो दिस इज़ वेरी वेरी राइट टाइम, ले लीजिए। बहुत अच्छी पढ़ाई आपकी यहाँ पे हो जाएगी। बस भूलना नहीं है, चाहे आप बुक परचेज कर रहे हो, बैच के लिए फ़ी पे कर रहे हो या फिर स्टडी IQ पे आप कुछ भी पेमेंट कर रहे हो, प्राची लाइव फैकल्टी कोड आप यूज़ करेंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट जो है आपको अवेलेबल हो जाएगा।
ऑप्शनल के बैचेस भी हमारे चल रहे हैं, आप वेबसाइट पे जाके ऐप पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। जितने भी मेजर इंपॉर्टेंट ऑप्शनल्स हैं सब आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं फैकल्टी कोड प्राची लाइव। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। मुझे ज्वाइन कर सकते हैं आप यूपीएससी विद प्राची टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड यस, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। हमारी ये जो मोमेंट की सीरीज है ये फिनिश होने वाली है। वी जस्ट हैव 1 or 2 मोर लेक्चर्स टू कवर एंड देन इसके बाद ये एंड हो जाएगी। एंड होपफुली सून फिर हम इन्वायरमेंट के मैराथन सेशंस लेकर आएंगे रिवीजन के लिए। वीकली करंट अफेयर लगातार अपलोड होता जा रहा है, उसको फॉलो करना है। इन्वायरमेंट के करंट अफेयर की प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वीकली करंट अफेयर की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उसको भी आप फॉलो करते रहिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।